यहाँ बजट मतलब सीएनबीसी आवाज। बजट के हफ्ता आपने सीएनबीसी आवाज के साथ बिताया, उसके लिए शुक्रिया। और बजट का दिन भी आपको दिन भर रहना है सीएनबीसी आवाज के साथ। बजट तो आप सुनेंगे ही, वित्त मंत्री जी पीयूष गोयल साहब क्या बोलेंगे, लेकिन कमाई कहां पर आपकी होनी है, बजट सुनते सुनते भी आपके पैसे बनेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो आप रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल के साथ, और सबसे दमदार एक्सपर्ट्स तो आपको यहीं पर आप ही के चैनल पर मिलने वाले हैं। और सीएनबीसी आवाज की मुहिम पर नजर रहेगी। ये वित्त मंत्री जी एलटीसीजी पर घटा दीजिए, ये पूरे एक्सपर्ट्स भी आपसे कह रहे हैं। और सीएनबीसी आवाज इस मुहिम को लेकर और आगे बढ़ रहा है। दमदार एक्सपर्ट्स आज फिर आपके साथ जुड़ने वाले हैं। प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान आपको बताएंगे बाजार का फंडामेंटल नजरिया, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, इसकी एनालिसिस होगी इसी शो में आज। जी हाँ, साथ ही साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे अश्विनी गुजराल, ashwinigujral.com के, प्रकाश काबा, प्रकाशकाबा.com के, और सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के वाइस प्रेसिडेंट आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ टेक्निकल और डेरिवेटिव पहलुओं पे बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की। और सेंसेक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट, बिना किसी का आप देखें डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री में आप देखें कारोबार करता है, सिर्फ एक अंक ऊपर। हेमंत, अमूमन आपसे मैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संकेत समझता हूँ, लेकिन ये बताइए आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत और घरेलू संकेत में एक कोबरा पोस्ट, ये एग्जैक्टली इसने कल पूरे बाजार को एक टसल में रखा कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। इन दो आधार पर आज बाजार कैसा लग रहा है, क्योंकि एक से हम बाहर निकल के आ चुके हैं और आज के ग्लोबल संकेत कैसे? देखिए कल के बाजार को अगर आप देखें तो दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जो अनाउंसमेंट आया है कोबरा पोस्ट का, जिसमें उन्होंने डीएचएफएल के लिए एक उनके ऊपर आरोप लगाया, उसके बाद आरोप के ऊपर एक सफाई भी आई है आज। लेकिन आप देखिए सेकेंड हाफ में एक रिलीफ रैली देखने को मिली, क्योंकि वो इवेंट हमारे पीछे चला गया। और जिन कंपनियों के नाम उस प्रेस रिलीज में नहीं थे, उनमें एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आप देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग ने किस तरह का कमाल दिखाया जैसे ही वो प्रेस रिलीज सामने आ गई। देखिए ये इवेंट तो हमारे अब पीछे है, और अब सबसे बड़ा इवेंट सबके लिए है 1 तारीख को आने वाला बजट। और बजट के होप्स में आज बाजार में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अच्छा, ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि फेड की बैठक का आउटकम क्या निकल कर आएगा। आज देर शाम आएगा, कल हम इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। एक बात सब जानते हैं कि इतने बड़े शटडाउन के बाद फेड एक हार्श स्टांस नहीं लेगा, तो उम्मीद तो यही है कि फेड से कोई झटका नहीं मिलने वाला। तो इस इवेंट से हमें लगता नहीं कि बाजार में डर होगा। तो ये इवेंट एक नॉन इवेंट हो जाने वाला है। तो सबसे बड़ा इवेंट है अब बजट कैसा निकल कर आने वाला है। और ग्लोबल मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। एप्पल के नतीजों के बाद डाउ फ्यूचर्स अगर आप इस समय देखें तो 50 अंक ऊपर ही कारोबार कर रहे हैं, और डाउ जोन्स में भी देखिए 50 अंक की बढ़त देखने को मिली। तो ग्लोबल संकेत ठीक ठाक इस समय नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों में थोड़ा सा दबाव हालांकि जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन घबराहट वाली बात नहीं नजर आ रही है। ये बताइए डेटा कैसा निकल कर आया कल का मार्केट का, जो सीसॉ देखने को मिला, डेटा क्या कहता है? देखिए डेटा थोड़ा सा हेमंत कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन ये डेटा अच्छे नंबर्स के सहारे शुरुआती 1 घंटे में अच्छा हो भी सकता है। ओके, देखिए मैं आपके जैसे आपने कहा ना वॉल स्ट्रीट से क्या संकेत है और इनफैक्ट घरेलू संकेत क्या है, उसके आधार पर आपने ग्लोबल को न्यूट्रल पे रख दिया। एफआईएस के आंकड़े थोड़े से खराब हैं, डीआईएस के बेहतर है, टेक्निकल और एफएनओ सेटअप हमारा खराब है, याद रखिए। क्यों समझाऊंगा मैं आपको। देखिए आइए जरा आप एफआईएस के आंकड़ों पर 354 करोड़ रुपए का कैश में उनका सेलिंग का आंकड़ा, डीआईएस ने इसके उलट 81 करोड़ की बाइंग करी, यानी फिर भी बाजार से अगर आप देखें 273 करोड़ रुपए चले गए। बाजार में इतना कैश नहीं था। वायदा कारोबार में नेट 364 करोड़ की एफआईएस की बिकवाली, इंडेक्स में 466 करोड़ के इंडेक्स में बिकवाली। याद रखिए यहां उन्होंने लॉन्ग शॉर्ट का अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया। मेरे ख्याल से एफआईएस ने ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस रखी निफ्टी बैंक पर, निफ्टी मेरे ख्याल से वो शॉर्ट थे। अच्छा, इंडेक्स ऑप्शंस में क्या किया उन्होंने? इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने 10,000 कॉल लॉन्ग करी है। कॉल लॉन्ग का मतलब होता है तेजी, याद रखिए। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो अगेन यहां पर भी वो 165 करोड़ की बिकवाली करके गए, और शॉर्ट लॉन्ग का बहुत अच्छा अगर आप देखें कॉम्बिनेशन बना के गए, लगभग 12,000 लॉन्ग 16,000 शॉर्ट। अब आइए निफ्टी पे। आप देखिए निफ्टी पर आज आपको स्ट्रेटेजिकली प्ले करना है। क्यों, मैं बताता हूं आपको। डायरेक्टर साहब जरा चार्ट लेके आइए, एक बार हुआ क्या। देखिए कल हमारा एग्जैक्टली टारगेट था 550 558, वहां तक तो निफ्टी नहीं गया, लेकिन 580 तक आया। वहां पे आके 580 के जोन में वाकई बाजार डाउन साइड पे थक रहा था, मोमेंटम नहीं थक रहा। देखिए नीचे की तरफ तो शॉर्ट का ट्रेड 580 पर 590 पर आकर फिजल आउट हो रहा है, थक रहा है। अच्छा अब आइए आप ऑप्शंस के आंकड़ों पर, कॉल्स के आंकड़ों पे आइए। देखिए जरा बारीकी से देखिएगा, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहां हुई है? 10,700 पे 4,52,000 शेयर जुड़े यहां पर।
10,900 का कॉल राइटर भी बैकफुट था, यानी याद रखिए 10,700, इस स्लाइड से आपको एक चीज नोट करनी है, 10,700 और हमारा 200 डे में आता है 10,730। ये आज के इस सेशन के लिए सबसे क्रिटिकल लेवल रहेगा। अगर आप शॉर्ट हैं तो आपका स्टॉप लॉस, अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो ये इस जोन के पार होने के बाद लॉन्ग अच्छा ट्रेड होगा। याद रखिए 10,700 या फिर 730 के बाद। पुट्स आइए, देखिए पुट्स क्या कह रही है। पुट्स ये कह रही है कि बाजार में कन्विक्शन ये नहीं था कि वाकई 600 के नीचे हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। देखिए ना, 10,600 का कॉल पुट राइटर बाहर निकला, 10,500 का पुट राइटर बाहर निकला, इवन 10,400 का पुट राइटर बाहर निकला। तो मेरे को थोड़ा सा ना ये डेटा कंफ्यूज कर देता है। तो इसके आधार पर मेरी रणनीति क्या होगी? याद रखिए इस बाजार में सबसे अच्छी रणनीति हेमंत क्या है? बाय प्लंजेस। गिरावट बहुत अच्छी आए या फिर कोई बहुत बड़ी गिरावट दिखे तो डेफिनेटली उसको बाय करके चलना चाहिए। यानी 10,580, 590, 600, 610 ये लेवल अगर स्क्रीन पे आपको मिले तो यहां पर आपको निफ्टी खरीदना है। और कोई भी अगर आप देखें फर्मनेस नजर आती है, मजबूती नजर आती है 10,690 तक, 10,700 तक, तो उसको सेल करना है। लेकिन 730 अगर निकल गया हेमंत ऊपर की तरफ तो डिसाइसिवली लॉन्ग्स पे कैपिटलाइज कीजिए। आज बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। आपका एक्सिस बैंक अच्छे नतीजे लेके आया है, ICICI बैंक के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि बैंक वो गिर पहले काफी चुका है तो वो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दे रहा है आपको। तो इसीलिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में आपको काम करना है। और मैं बताऊं हेमंत, फ्रैंकली स्पीकिंग, इसीलिए मैं आज बैंक निफ्टी को टच नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो टेक्निकली वीक है, वो ऑप्शन वाइज वीक है, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स लाइक एक्सिस बैंक, लाइक यस बैंक, लाइक ICICI बैंक, ये कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए इसको अवॉइड करूंगा आज मैं। बिल्कुल। तो अगर एक स्टॉक पर सुबह से शाम तक आपकी नज़र होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, जी हाँ, इस पर, ICICI बैंक पर। ये अगर बढ़ेगा तो फिर मूड बना देगा बाजार का। और जो आपने कहा ना बिल में चला गया कोबरा, कोबरा में डंकी नहीं था। DHFL देखिए कि गिरा नहीं गिरा, वो स्विंग नहीं था उसके। आज क्या उसमें रिकवरी आएगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे, मुझे लगता है आनी चाहिए। प्रकाश गाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाबा साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बताइए मूड क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? मुझे ऐसा लगता है कि कल जो मैंने बताया था कि शॉर्ट कवरिंग बाउंस मिलना चाहिए, और कल शॉर्ट कवरिंग बाउंस लेट आवर से मिला, ये कंटिन्यू होगा। अब दो तरीका हो सकता है, जब भी कोई गिरावट मिलती है तो वो एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। अगर पहला बाउंस मिलता है उसके बाद फिर एक बाउंस मिलता है, वो एक बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बाउंस तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, पहला नहीं तो दूसरा तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पॉसिबल है कि मार्केट गैप अप ओपन खुले और कंटिन्यू ऊपर रहेगा। अगर ऐसा होता है तो शॉर्ट कवरिंग तेजी हो सकती है। मुझे लगता है अप मूव ऑन है। ऑन द अपसाइड टारगेट 10,880 के लगता है, वहाँ तक जाना चाहिए, 878। आपके स्टॉक फ्यूचर्स आजकल कौन से रहेंगे? दो स्टॉक्स है मेरे पास। एक तो है अडानी एंटरप्राइज। मुझे लगता है अडानी एंटरप्राइज में एक तेजी है। पॉसिबल है अडानी एंटरप्राइज टारगेट है ऑन द अपसाइड 147, 150, ये एक जोन है, स्टॉप होगा 137 का। और दूसरा है महानगर गैस लिमिटेड। यहाँ पर भी एक बेसिकली अप मूव है, साइडवेज कंसोलिडेशन, उसके बाद एक तेजी बनी है। इसका टारगेट 940 का है, 40 के ऊपर भी जा सकता है, स्टॉप होगा 912। अच्छा, अडानी एंटरप्राइज FNO के बैन में है तो बैन तो कैश में खरीदेंगे? बिल्कुल है ना, तो बिल्कुल, क्योंकि 2 दिन से अच्छा बाउंस मिला है, ये तो ऊपर जाएगा। और अडानी ग्रुप का नाम था, देखिए परसों बाजार डर गया था, पता नहीं किसका नाम होगा। और अडानी ग्रुप के बाकी के स्टॉक्स अगर आप देखें तो वो ज़्यादा बढ़े, क्यों? क्योंकि बैन में अडानी एंटरप्राइज था, अडानी एंटरप्राइज चला नहीं है, तो अब एक्सपायरी है कल, तो इस पर नज़र ज़रूर होनी चाहिए, नज़र रखिएगा। और MGL के तो नतीजे बहुत ही गजब के आए हैं। कुछ ही देर में आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बात है वीरू बाप, अगर आप देखें माहौल जो है ना वो पॉलिटिक्स वाला हो गया है। कल जो कोबरा ने कोशिश करी करने की, वो अगर आप बाजार में किसी से भी पूछें, वो बीजेपी के ऊपर हमला है, एक तरह से आप कह सकते हैं। माहौल इतना पॉलिटिक्स वाला हो गया, और हम कहते हैं पॉलिटिक्स इज एट सेंटर स्टेज। आप देखिए एक्सीडेंटल PM जो मूवी आई आपने देखी? नहीं देखी? मैं देखी ना, पूरी देखी? पूरी नहीं, उरी नहीं देखी अब तक। उरी के ऊपर अब कुछ राज्य कह रहे हैं कि हम बिल्कुल GST भी नहीं लगाएंगे और सबको देखनी चाहिए, देशभक्ति की मूवी है। अब मोदी जी की एक मूवी आ रही है विवेक ओबराय की, ठाकरे आपने देख ली। तो पॉलिटिक्स जो है वो पिक्चरों में भी आप देखिए सेंटर स्टेज पर कांग्रेस के खेमे से भी कोई पिक्चर नहीं आ रही है। देखिए आएंगी, सब तरफ से आएंगी, लेकिन जो खबरें भी आ रही हैं आप देखिए, जो भी पिछले कुछ दिनों में जो खबरें आई हैं वो सारी
सारी पॉलिटिकल अनिश्चितता, पॉलिटिकली सेंसिटिव मूवीज और पॉलिटिकली मोटिवेटेड खबरें आ रही हैं, तो उस पर आज नज़र होनी चाहिए साफ तौर पर। ये रहने वाला है तो अच्छे शेयर बढ़िया लेवल्स पर नीचे अगर आते हैं तो खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, तो ये रहेगी थीम। और अब थोड़ा सा दूसरे फैक्टर्स पर फोकस करते हैं और अब बात करते हैं नतीजों वाले, इनफैक्ट खबरों वाले शेयर की। और नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी बताइए, किन किन स्टॉक्स पे क्या क्या खबरें हैं आज? L&T टेक सर्विस पे नज़र रखिएगा और अपना 2.8% हिस्सा L&T जो है इसमें बेचने वाली है। और ये पहले इंस्टीट्यूशनल के लिए होगा आज और कल रिटेल के लिए होगा। तो ये स्टॉक थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है क्योंकि जो प्राइस रखा गया वो उस करंट प्राइस से नीचे है। साइंट पर नज़र रखिए, शुक्रवार को इनकी बोर्ड बैठक है और इसमें बायबैक पे विचार होगा। और आपने देखा होगा हाल फिलहाल में आईटी कंपनीज ने काफ़ी बायबैक किए हैं, तो उसी सिलसिले में ये है थोड़ा स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। लेमन ट्री हाल की लिस्टेड होटल चलाने वाली कंपनी है। लखनऊ में इन्होंने एक होटल खोला है 51 कमरों का, और कुल इनके पास अब 53 होटल हो चुके हैं 32 शहरों में। तो लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं इन्होंने, तो यहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। DHFL पर नज़र रखिएगा। DHFL ने कोबरा पोस्ट की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद सफाई दी है कि वो किसी भी जांच के लिए, किसी भी एजेंसी से जांच के लिए तैयार है। कंपनी ने टैक्स के सभी नियमों का पालन किया है, ग्लोबल ऑडिटर से ऑडिट कराया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तरीके से कह रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कोबरा पोस्ट के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। परसिस्टेंट सिस्टम पर नज़र रखिएगा। इसमें कल 2 बड़े सौदे हुए और ध्यान रखिएगा इसमें सैफ इंडिया जो फोर्थ पार्टनर है उसने करीब 11.5 लाख शेयर या 1.5% के आसपास हिस्सा बेचा है 580 रुपये के भाव पर। तो एक बड़ा फंड इसमें से एग्जिट ले रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। राइट, इन तमाम स्टॉक्स पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से विस्तार से। लेकिन देखिए, नतीजों की लंबी सूची है और ख़ास तौर पर वो नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताएंगे एक एक करके नतीजे, और हाशिदा बताएंगे कि इन नतीजों के ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बढ़िया नतीजों वाली कंपनी एक्सिस बैंक से। आशीष बताइए कैसे रहे तिमाही नतीजे? एक्सपेक्टेड था कि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आएगा और अच्छी बात कि जो उम्मीद थी उससे बेहतर परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर करा है। नंबर जो आए हैं एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। एनआईआई में 18% का उछाल है और 18% के उछाल का मतलब है कि पिछले 10 क्वार्टर्स में, 10 तिमाहियों में सबसे अच्छी ग्रोथ इस कंपनी ने क्लॉक करी है। और मुनाफा 131% का उछाल दिखा रहा है। इस कंपनी के एनआईएम्स यानी कि जो मार्जिन्स हैं 3.5% पे हैं, जो कि हाईएस्ट हैं पिछली 6 तिमाहियों के। एसेट क्वालिटी जिस पे बाजार आजकल बड़ा पैनी नजर रखता है उसमें इंप्रूवमेंट है। ग्रॉस एनपीएस 21 बेसिस पॉइंट्स ग्रॉस एनपीए घटे हैं। डोमेस्टिक लोन ग्रोथ हेल्दी 18% की क्लॉक करी है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो सब अमिताभ चौधरी साहब को सुनना चाहते थे, और मैनेजमेंट की कमेंट्री बड़ी स्ट्रांग है, अच्छी खासी गाइडेंस है, खास तौर पे रिटर्न ऑन इक्विटी की ट्रेजेक्टरी को लेकर। तो नंबर्स अच्छे, मेरे ख्याल से एक थम्स अप पूरी तरह से। ये थे अगर आप देखें नंबर्स एक्सिस बैंक के, और एग्जैक्टली अगर आप देखें इन बेहतरीन नंबर्स पे हाउस व्यूज क्या निकल के आए हैं, टारगेट्स क्या निकल के आए हैं, समझते हैं। हर्षदा, मॉर्निंग, एक्सिस बैंक के नंबर्स पे क्या रिएक्शन है? व्यूज बुलिश है। सीएलएसए ने सबसे अग्रेसिव रिपोर्ट निकाली है। नया टारगेट है 840 का, इसे बढ़ाया है 800 रुपए से। उनको लग रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। स्लिपेज थोड़ा सा बेहतर है लेकिन रिकवरीज अच्छी है, और ऑफ कोर्स मैनेजमेंट कमेंट्री में काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रहा है और एक टर्नअराउंड की पूरी अपेक्षा रहेगी। ये नंबर्स याद रखिएगा, ये पुराने जो हैंड्स थे उनके नंबर्स हैं, और अमिताभ चौधरी की कंपनी जब ये एक्चुअली हो जाएगी यानी कि Q4 में नंबर्स को लेकर और भी उत्साह देखने को मिल रहा है, ये ज़्यादातर ब्रोकरेजेस कह रहे हैं। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी है, 780 का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, 800 का टारगेट। नोमुरा ने बाय कॉल दिया है, 750 का टारगेट। मक्वायरी ने इकलौती कंपनी है या फिर ब्रोकरेज है जिसने न्यूट्रल की कॉल दी है, 620 का टारगेट दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि लोन ग्रोथ थोड़ी सी ऑप्टिकली वीक है, लेकिन ईपीएस में इस समय कोई बदलाव नहीं करना चाहेंगे, और वो वेट एंड वॉच करेंगे कि नए मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी क्या रहती है। तो वो जंप नहीं कर रहे हैं अपने टारगेट बढ़ाने में, न्यूट्रल की राय बरकरार है। सीएलएसए का लेकिन टारगेट जो है हेमंत वो है 840 से। और एक और मैं चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए 660 पर आप अमूमन जाएंगे, इसको पढ़ेंगे कि भाई रिजल्ट्स में रिएक्शन क्या हुआ, 10 रुपये चला, 20 रुपये चला, 30 रुपये चला, लेकिन मैं इसके चार्ट को दिख रहा था हेमंत, डेली पर नहीं दिख रहा था, मंथली और वीकली पे दिख रहा था। प्रकाश जी, क्या बेहतरीन चार्ट है। आई मीन इसको एक ट्रेडिंग स्टॉक से
अवॉइड करके अब क्या एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक का दर्जा देना चाहिए? मंथली को देखिएगा एक बार प्लीज। बिल्कुल, मंथली चार्ट तो इतना अच्छा है, अब स्लोपिंग ट्रायंगल है, उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला है 585 600 के आसपास मिला है, इसके हिसाब से तो मुझे लगता है 150 से 200 रुपए की तेजी यहाँ से बनती है, लेकिन लेकर बैठ जाना चाहिए और रोज रोज नहीं देखना चाहिए। बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन 585 के पास है, उसी के नीचे स्टॉप लगाना है तो लगाइए और डिप्स खरीदना चाहिए मेरे ख्याल से। और ये शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है 690 700 चला जाएगा, लेकिन उससे भी अच्छा ऊपर लगता है एक्सिस बैंक। 2019 वाला शेयर है ये, 2018 में भी हम कह रहे थे शेयर खरीद कर रख लीजिए। कल भी इसने 671 का हाई लगाया और वीरू इसका 52 वीक हाई है 678, तो कल 7 रुपये रह गया था अपने 52 वीक हाई नए लगाने से, जो आज आराम से लग जाएगा। और हर्षता जो लेवल्स बता रही हैं वो बहुत ही शानदार लेवल्स हैं, वो हासिल आराम से होने वाले हैं। तो अभी भी नहीं खरीदा तो कोई बात नहीं, देर नहीं हुई। ये देखिए हमारे डायरेक्टर साहब जो सबसे तेज ग्राफिक्स चलाने का काम करते हैं, देखिए उन्होंने बता दिया कि ये जो हाई है ये 680 का है, 678 में BSE का हाई आपको बता रहा था, तो ये NSE का है। यहाँ पर देखिए नज़र होनी चाहिए, आज और आने वाले दिनों में नया 52 वीक हाई लगाने के लिए बिल्कुल ये शेयर तैयार है। आशीष, HCL टेक की, एक्सिस बैंक की तो बात हो गई, HCL टेक आप इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं, कैसे लगे नंबर्स? एक्सिस की तरह यहाँ पे भी अच्छे नंबर्स हैं और यहाँ की हाईलाइट है जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रेवेन्यूज में देखने को मिल रहा है। अच्छा एक्सपेक्ट करा जा रहा था इस क्वार्टर में अच्छा हैंडसम रेवेन्यू ग्रोथ होगा। कांस्टेंट करेंसी में उम्मीद थी कि 4% तिमाही दर तिमाही, पर बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर 5.5% के पार 5.6% पे इस कंपनी की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आई है। अपने पीयर से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस ग्रोथ के फ्रंट पे इस कंपनी की तरफ से। मार्जिन एग्जैक्टली इन लाइन, 30 बेसिस पॉइंट्स का दबाव एक्सपेक्टेड था, 30 बेसिस पॉइंट्स का दबाव देखने को मिल रहा है। और मुनाफा तिमाही दर तिमाही 2.8% का उछाल। हाँ, गाइडेंस जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई बदलाव नहीं है, कांस्टेंट करेंसी पूरे साल की गाइडेंस जस की तस है, पर कमेंट्री में बदलाव है। पहले मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट था कि उस बैंड के मिड पॉइंट को अचीव करेंगे, अब मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि उस बैंड के अपर एंड को ही अचीव करके दिखाएंगे, और साथ साथ डील विंस भी स्ट्रांग है। तो नंबर्स HCL टेक्नोलॉजीज के भी उम्मीद से तो बेहतर है। नंबर्स अच्छे हैं, उम्मीद से बेहतर हैं। हर्षदा, हाउस व्यूज? बाय कॉल CLSA ने तो ऑफ कोर्स अपना बाय कॉल बरकरार रखा है और टारगेट भी बड़े हैं। 1380 है नया टारगेट, पहला टारगेट 1350 था। रेवेन्यू में एक अच्छी बीट है, ऑर्गेनिक ग्रोथ देखने को मिल रही है, और आगे मार्जिन्स पर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, क्योंकि ग्रोथ के पक्ष में मार्जिन्स का बलिदान सारी कंपनियों ने चढ़ाया है, तो HCL टेक ने भी वही किया है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्मर की रेटिंग अपनी बरकरार रख रहा है। इन्होंने भी अपना टारगेट काफ़ी बढ़ाया है, 1275 से टारगेट बढ़ाकर अब 1350 किया है। यहाँ से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 से 10% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी, और IBM डील की पूरी एक्सपेक्टेशन है कि वो ग्रोथ डिलीवर जरूर करेगी। नोमुरा ने बाय कॉल मेंटेन किया है, 1170 का ये टारगेट दे रहे हैं इस कंपनी पर, और मक्वारी ने आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी है, 1300 का टारगेट है। बिल्कुल, तो बढ़िया नतीजे एक्सिस बैंक के भी, बढ़िया नतीजे HCL टेक के भी। प्रकाश दीवान साहब हमारे साथ अब स्टूडियो में शामिल हैं। दीवान साहब गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे लगे दोनों कंपनी के नंबर्स आपको? बहुत ही बेहतरीन। एक्सिस की तो हम क्लोजिंग सेशन में बात कर ही रहे थे कि ऐसा मौका आपको मिलेगा नहीं जब सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, और एक्सिस बैंक में जो 20-25% की जो बढ़त हासिल हुई वो तो एक शुरुआत है, और हमारा तो अपना जो 800 प्लस का टारगेट, आज कुछ ब्रोकरेजेस ने 800 प्लस के भी आंकड़े देने शुरू कर दिए। हाँ, तो मतलब कहने मतलब कि आपको देख के ब्रोकरेजेस जो फॉलो कर रहे हैं वो पैटर्न अभी भी बरकरार है। और HCL टेक में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी, जो आशीष ने भी बताया, कि रेवेन्यू ग्रोथ इतनी स्ट्रांग आनी, और ये जो IBM को लेके जब ट्रांजैक्शन हुआ था, जो चिंताएं थी, वो एक जो डिप मिली थी, तब भी ये कह रहे थे कि ये डाइजेस्ट हो जाएगा, इसको आप घबराइए नहीं, बड़ा एक्विजिशन है, और लोगों को ये चिंता थी कि डेट फाइनली बुक्स पे आएगा, क्या होगा। लेकिन इस ग्रोथ को देखते हुए लग नहीं रहा कि कोई रिटर्न रेशियोज में ROE में कोई आपको आंच आनी है। तो आई थिंक ये समझना जरूरी है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है और मौका मिलता है अच्छी कंपनीज में गिरावट में खरीदने का, उसको चूकिए मत। ये रिजल्ट ये आपको बिल्कुल ये क्लियर बता रहे हैं। सही बात है। जब मैनेजमेंट चेंज हुआ तब दीवान साहब ने जोर से बोला ले लीजिए, खरीद लीजिए इस स्टॉक को। और आज एक्सिस को देख के, एक्सिस तो चलेगा ठीक है, पॉजिटिव वो इम्पैक्ट रहेगा, बट रब ऑफ इसका ICICI बैंक के स्टॉक पे बहुत मेजरली रहने वाला था मैं, लेकिन क्योंकि आपने बात छेड़ दी है इसकी, तो मुझे बताइए ICICI बैंक का, क्योंकि आज नंबर्स हैं और ये स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है क्या? एब्सोल्युटली, आई थिंक इसको लगे हाथ लेना चाहिए खुलते बाजार में।
एक्सिस ने जो किया है, आईसीआईसीआई ने शायद इससे अच्छा ही करे, क्योंकि वो पहले आगे नहीं। अब बीओबी को देखिए, बीओबी में क्यों इंप्रूवमेंट आया, क्योंकि इन्होंने पहले शुरुआत की थी सफाई करने की, तो उसका असर आपको सबसे जल्दी दिख रहा है। तो मतलब ऑब्वियस चीजें, और इससे अच्छा आपको इंडिकेशन क्या मिल सकता है? प्रकाश बहुत संक्षेप में, वो ट्रेडर्स जो कि एचसीएल टेक में लॉन्ग पोजीशंस बना के गए हैं, पिछले 3 दिन में देखिए आप क्या स्विंग था, सारे एवरेजेस के ऊपर ये कल क्लोज हुआ। कहाँ प्रकाश, इनफैक्ट आपसे राय दूंगा कि क्या अप्रोच रखनी चाहिए इसमें? मुझे लगता है इसका जो टेक्निकल टारगेट है, ट्रेडिंग फ्रॉम अ स्लाइटली 1-2 दिन छोड़ दें तो 1050 का मुझे लगता है वहाँ तक जाना चाहिए। 1000 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, और एक बार 1000 क्रॉस हो जाएगा फिर तो स्काई इज द लिमिट। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है आज और कल के हिसाब से वहाँ तक ज़रूर जाना चाहिए। स्टॉप होगा 970 का, 1025 1050 ज़रूर जाना चाहिए। तो नज़र रखिए इस पर। अच्छा, आज बहुत लाइट वाला माहौल है। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने प्रकाश बोला तो दो प्रकाश जी भी सर खाने लगे और प्रकाश जी भी सर इतना खाने लगे। प्रकाश हो गया है स्टूडियो में, मतलब प्रकाश विराजमान है आज। नहीं बोलना नहीं चाहूँगा। नहीं बता दीजिए। नहीं। चलिए, तो आज दोनों प्रकाश हैं, दीवान साहब और गावा साहब, आपको बढ़िया रणनीति वो देने वाले हैं। लेकिन एमजीएल, इसके नंबर्स कैसे लगे आशीष, बताइए। एमजीएल के महानगर गैस लिमिटेड के नंबर्स स्ट्रांग है, ऑपरेशनली बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अच्छा, इन नंबर्स को मैं तिमाही द तिमाही कंपेयर कर रहा हूं तो रेवेन्यूज 8% का उछाल, एबिटा 8% इंप्रूव होता हुआ, मार्जिन्स 31.7% पे पिछली बार थे, 31.7% पे इस बार है, और मुनाफा 9% बढ़ा है। तो फिर मैं, क्योंकि मार्जिन्स फ्लैट है, तो मैं ऑपरेशनली स्ट्रांग परफॉर्मेंस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी कि एबिटा पर एससीएम यानी कि स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर जो हम भापते हैं इसको, 8.3 की उम्मीद थी, 8.8 पे आया है, जो हाईएस्ट एवर है इस कंपनी के लिहाज से, बावजूद इसके कि एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म के अंतर्गत गैस की कीमतें सेकंड हाफ में बढ़ी थी, उसके बावजूद एबिटा प्रोटेक्ट करने में सक्षम रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऑपरेशनली स्ट्रांग परफॉर्मेंस एमजीएल की तरफ से। ओके, ऑपरेशनली काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस, और चार्ट से बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले एग्जैक्टली समझते हैं कि इस परफॉर्मेंस पे हाउस व्यूज क्या है, क्या टारगेट्स निकल के आए हैं नए। हर्षदा, क्या टारगेट्स हैं? 1290 का टारगेट सीएलएसए ने दिया है, और सीएलएसए काफी समय से बुलिश रहा है महानगर गैस को लेकर, तो बाय कॉल के साथ वो बने रहेंगे। इन्होंने दरअसल अपने ईपीएस एस्टिमेट्स को भी 5 से 6% बढ़ा दिया है। उनको लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है, और यहाँ पर मार्जिन्स भी काफ़ी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं, तो उसका पूरा फायदा बनता हुआ दिखाई देगा। और यही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ वो आने वाले तिमाहियों में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी मेंटेन कर पाएगी, इसीलिए वो 1290 का टारगेट, 1290 का टारगेट, 920 का भाव। कैसे लगे सर नंबर्स आपको, दीवान साहब? बहुत बढ़िया। ये भी क्लोजिंग सेशन में बीटीएसटी के तौर पे डिस्कस हो गया था, क्योंकि इट वाज गोइंग इनटू अर्निंग्स वेरी स्ट्रांग। और दूसरी चीज इसमें जो आशीष ने बताया कि इनके जो मार्जिन ग्रोथ है, ये अगर इंटैक्ट रहती है, तो अब तो ये काफी दिनों बाद शुरुआत हुई है इसकी अप ट्रेंड की, और इनका जो एक्सपेंशन हुआ था उसका असर अब आपको अगले 2 क्वार्टर में बहुत डिस्टिंक्टली दिखेगा, जो इन्होंने अपनी टेरिटरीज इंप्रूव की थी, इंक्रीज की थी। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा लेट है, इसको लेना था आपको 800 सवा 800 के आसपास, जब अच्छा खासा मौका था। बट 100 रुपए ऊपर लेके आप 300 रुपए का अपसाइड एटलीस्ट कायम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आप जरा, डायरेक्टर साहब प्लीज, एमजीएल के 12 महीने के चार्ट, और लास्ट 6 महीने हेमंत इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन के नाम निकाल दिया। कल ये हमारे यहाँ सीएनबीसी आवाज पर आखिरी सौदा में वागले साहब की बाय कॉल भी थी, याद रखिएगा। और क्या क्लोजिंग दी 200 डिमा के ऊपर डिसाइसिव हुआ। प्रकाश, बहुत संक्षेप में टारगेट क्या होंगे आपके? गावा साहब। सॉरी, आज का मेरा टारगेट जो मैंने आज दिया हुआ उसके लिए 940 है। ये तो मेरे आज का ट्रेडिंग कॉल था मेरा एमजीएल, लेकिन मुझे लगता है ये 1000 के पार चला जाएगा। बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 800 के आसपास है। इसमें डिप्स मिलती है तो खरीदना चाहिए, टाइम फ्रेम बढ़ा दीजिए, स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं, और अच्छा पैसा बन सकता है एमजीएल में, खाली लेकिन होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल। अब तो एमजीएल, गावा साहब ने कहा था आज सुबह कि अडानी एंटरप्राइजेज, एमजीएल, ये दोनों पर वो बुलिश हैं। और देखिए अब दीवान साहब भी कह रहे हैं कि उनको ये शेयर बहुत ही पसंद है, नंबर्स अच्छे निकल कर आए। और नीरज ने स्टॉक 2020 में इन शेयरों को अपनी टीम में शामिल किया हुआ था। आज सुबह से ही इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए आशीष, और कौन सी कंपनियां जिनके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए? ढेरों नंबर्स आए, क्विकली सम अप कर देता हूं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स। बजाज फिनसर्व आय में 39% का उछाल साल दर साल, और मुनाफा 16% उछला है। जनरल इंश्योरेंस का कारोबार स्ट्रांग है,
बजाज फाइनेंस कल रिजल्ट्स मार्केट के दौरान आ गए तो स्ट्रांग थे, तो कंसोलिडेटेड में उसका फायदा है। इशू एक ही है, लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार लगातार सीक्वेंशली तीसरा क्वार्टर जब खराब परफॉर्मेंस वहां पे। बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रकाश ने बात छेड़ी थी, बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर स्ट्रांग है। हेडलाइन नंबर साल दर साल एनआईआई में 8% का उछाल और मुनाफा खैर 320% उछला है, पर एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है। ग्रॉस एनपीए तिमाही दर तिमाही 77 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए हैं। 4 क्वार्टर्स में हाईएस्ट लोन ग्रोथ 12-12.5% पर, और इसलिए मार्जिन एनआईएम्स भी आप 4 क्वार्टर्स के हाईस पे देखेंगे 2.7% पे। एक ही इशू है, इस बैंक ने 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एनपीएस राइट ऑफ करें Q3 में, जो कि अब तक का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली राइट ऑफ है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, लिक्विडिटी क्रंच से एनबीएफसीज पे प्रेशर इसमें नजर नहीं आएगा आपको। एनआईआई 24% का उछाल, मुनाफा 50% बढ़ा। ग्रैन्यूल्स इंडिया बेहद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, आय में 55% का उछाल, मुनाफा 72% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। केईसी इंटरनेशनल इनलाइन परफॉर्मेंस है, आय 10% बढ़ी है और मुनाफा ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आएगा। क्रॉम्पटन कंज्यूमर, कल आपको याद होगा रिजल्ट से पहले स्टॉक 4-5% कमजोर था, पर रिजल्ट इतने चिंताजनक नहीं है। आय 10% उछली, मार्जिन फ्लैट, 70 के सामने 80 करोड़ का मुनाफा साल दर साल। वेल्सपन एंटरप्राइजेस ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, आय 58% बढ़ी है, मार्जिन में अच्छा खासा ऑलमोस्ट 1% का इजाफा है और इसलिए मुनाफा 37% बढ़ा है। और फाइनली टाटा कॉफी खराब, ऑपरेशनली खराब, आय 23% बढ़ी साल दर साल, पर इबीटा 26% गिरा, मार्जिन्स कोलैप्स हो गए 20% के सामने 12% के, 8% का फॉल, इसलिए मुनाफा 73% की साल दर साल गिरावट दिखा रहा है। टाटा कॉफी, इसकी बात हुई, टाटा कॉफी के नंबर सर हमेशा खराब क्यों आते हैं? मतलब वाकई में, मतलब ये इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट क्यों? नाम बड़े दर्शन छोटे। हाँ, बट इसमें मुझे ये लग रहा है कि जो वैल्यू है वो ज्यादा क्रिएट हो रही है टीजीबीएल में, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में। उसने कौन सा सर पैसा बना कर दिया? नहीं, वहां पे एटलीस्ट जिसको कहते हैं ना कि मूव हो रही है वैल्यू, क्योंकि उनके पास पॉजिटिव चीजें जो है वो ट्रैक्शन वाली चीजें पोटेंशियली है, यहाँ तो कुछ और भी नहीं। और इस सारे ग्रुप में मुझे लगता है जो रीस्ट्रक्चरिंग होगी, टाटा कॉफी को सबसे बड़ी क्षति पहुंचनी है। सबसे अच्छा रहेगा टाटा केमिकल्स। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये भी कंज्यूमर कंपनी बन रहा है। ये जो पहले हम सोडा ऐश ये वो की जो बातें करते थे वो तो रहेगा उनका बिजनेस, लेकिन अब जो वो काम कर रहे हैं, कारोबार जो बढ़ रहा है, जहाँ पैसे लग रहे हैं, जहाँ लागत लग रही है, वो कंज्यूमर गुड्स इसमें एफएमसीजी स्टेपल्स में है, दालें ये वो स्पाइसेस, ये सब जो संपूर्ण नाम के इनकी ब्रांड क्रिएट इन्होंने की है। अब ये चीजें जब हो रही हैं तो आपको एक आध कंपनी में से ध्यान मैनेजमेंट का उठता है। ऑफ कोर्स कॉफी में हमने मार देखा ही ये पड़ा है जो कॉफी प्राइजेस पे, बट आई थिंक टीजीबीएल और टाटा केमिकल्स विल बी मच मोर फेवर। अगर किसी के पास टाटा कॉफी है, मुद्दे की बात ये है कि वहां से शिफ्ट कर लें। ये बजाज फाइनेंस ये B2 पर कैसे अप्रोच करेंगे? हाल की एनबीएफसीज का डिप, यहाँ पर 200 EMA के आसपास दोनों स्टॉक बैठे हैं, कैसे अप्रोच करेंगे दोनों को? अब मैं नहीं लूंगा, ये नहीं लेंगे। उसका रीजन बताता हूँ। कल मैनेजमेंट कमेंट्री में पॉजिटिविटी है कि 10,000 करोड़ हर क्वार्टर हम ऐड करेंगे, AUM भी ग्रो हुआ है, सब कुछ है, लेकिन अब ये मारुति हो गया है ये एनबीएफसीज का कि आपने एक बार मार्केट शेयर इतना बढ़िया हासिल कर लिया, उसके बाद अब आपको ग्रो करने के लिए द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ इज मच हायर। आपको वो उस टाइप का रन रेट लाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, जो मशक्कत करनी है उसके हिसाब से आपको रिटर्न नहीं आना है। और एसेंशियली क्या हो रहा है, ये देखिए कि जितने सेगमेंट थे प्रॉमिसिंग, इन्होंने जो ब्रेकअप दिया उससे हो गया कि ये हर सेगमेंट में पहुंच चुके हैं, इंक्लूडिंग थोड़े बहुत होम लोन्स में पहुंचे हैं, SME में है। अब इसके अलावा ग्रोथ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में करना एक थोड़ा सा वो आ जाता है। तो मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में अगर प्रॉफिट बन रहा है, कईयों का अच्छा खासा बन भी रहा है, तो ये वापस 3300 और ये सब लेवल इमीडिएट आना जल्दी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बैंकों में आ जाइए, एनबीएफसी को छोड़ के। आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर, ये रिजल्ट दिखा रहा है कि एनबीएफसी ने रिजल्ट अच्छे दिए, मौका मिल रहा है आपको प्रॉफिट बुक करने का, लेकिन इट्स टाइम टू लुक एट बैंक्स। एनबीएफसी से शिफ्ट होइए प्राइवेट बैंक्स में, और उसमें एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सबसे बढ़िया विकल्प है। लेकिन हर्षिता हमारे साथ बनी हुई है। हर्षिता बताइए, और कौन से ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आप बताने वाली हैं? आप रिजल्ट्स की बात करें तो एक छोटी कंपनी एरिस लाइफ साइंसेज भी रेडार पर रखिएगा हेमंत। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मर का कॉल यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं, 770 के टारगेट के साथ जाएंगे। उनको लग रहा है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस ठीक रहा है, लेकिन कुछ एक्विजिशंस में जो रैंप अप देखने को मिला था वो धीमा है। सेल्स पर भी एक मिस है, एबिटा मिस है, तो स्टॉक रेडार पर रहेगा। नंबर्स थोड़े से सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्रेडिट स्विस की जो रेटिंग है वो आउट परफॉर्मर की है, 770 का टारगेट। जो मार्केट के दौरान नतीजा है उस पर मैं फटाफट राय आपके लिए सामने रख देती हूँ। HDFC CLSA ने बाय कॉल दिया है, 2360 का टारगेट। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्मर की रेटिंग मेंटेन की है।
टारगेट 2150 पर रखा है। नोमुरा ने कहा है कि कॉर्पोरेट बैंक्स, इनके प्राइवेट कॉर्पोरेट बैंक्स इनके फेवरेट रहेंगे, लेकिन इस समय वो 2000 का टारगेट देना चाहेंगे। बाय कॉल मेंटेन्ड है HDFC को लेकर। गोदरेज कंज्यूमर की वॉल्यूम ग्रोथ इतनी निराशाजनक थी, स्टॉक कल टूटा। CLSA ने अंडर परफॉर्मर की रेटिंग दे दी है, 800 है नया टारगेट, इसे 35 रुपए घटाया है। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल का कॉल दिया है, 750 का टारगेट। मक्वायरी हालांकि कह रहा है कि वो अपना टारगेट बढ़ा रहे हैं, 950 का टारगेट, 952 का टारगेट टू बी प्रिसाइज, ये 907 का था। उनको लग रहा है कि यहाँ से आगे कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इस कंपनी के नंबर्स को इस समय आप राइट ऑफ ना करें, एक थोड़ा सा सॉफ्ट क्वार्टर आए, आगे कंपनी कैचअप कर पाएगी। रैमको सीमेंट और प्रकाश गाबा की ये पिक भी थी, मुझे याद है इन्होंने 600 का टारगेट दिया था। डॉयचे बैंक ने होल्ड की रेटिंग अपनी बरकरार रखी है, 630 का टारगेट ये दे रहे हैं। अच्छा खासा वैल्यूएशन है और CAGR ग्रोथ भी देखने को मिलेगी गोइंग फॉरवर्ड। इन्फो एज के नंबर्स पर CLSA ने बाय कॉल मेंटेन किया है, टारगेट बढ़ा दिया है 2070, ये नया टारगेट है। ये टारगेट बढ़ा है 1940 के मुकाबले, तो एक बहुत ही सब्सटैंशियल जंप देखने को मिल रहा है टारगेट में। 99 एकर्स का रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन इन्होंने 5 से 9% बढ़ा दी है FY 19 और 21 के साल के लिए। और जोमैटो की रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन माइंड यू 15 से 28%, तो आप इसको 15 से 30% के दायरे में देखेंगे तो वो और भी पॉजिटिव माना जाएगा। अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और ये स्टॉक आज फोकस में होना चाहिए। कंसाई नेरोलैक पर अंडर परफॉर्मर की रेटिंग है CLSA की ओर से, 450 का टारगेट है, ये 490 से घटाया है। एक और स्टॉक आखिर में आपके सामने रखना चाहूंगी, कैडला हेल्थ केयर, ये एक नेगेटिव है, इस पर आगे आशीष और डिटेल्स देंगे। दरअसल एक जेनरिक इन्होंने लॉन्च किया था, उसको प्रोड्यूस करने की सन को भी अनुमति मिल गई है और ये भारी पड़ेगा शेयर पर, इसीलिए सिटी ने कैडला पर सेल का कॉल मेंटेन किया है। 330 है टारगेट और क्रेडिट स्विस भी कह रहा है न्यूट्रल रेटिंग के साथ 330 के टारगेट के साथ जाएंगे। स्टॉक में आज प्रेशर रह सकता है। ओके करीला में अगर आप देखें प्रेशर रह सकता है। शुक्रिया हर्षिता पूरी बातचीत के लिए। और आप जो हाउस व्यूज दे रही थी उसमें एक स्टॉक आया इन्फो एज, और ये दीवान साहब का अगर आप देखें प्रेफर्ड स्टॉक भी था। दीवान साहब क्या वेल्थ क्रिएट करी है, वाकई मज़ा आ गया। लेकिन यहाँ से आगे क्या, 1800 रुपये आ चुका है, आगे क्या? अच्छा, जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने वाला वीडियो कितना वायरल हुआ, लेकिन उसके बाद भी चला ये स्टॉक। नहीं वो खैर ये चीज़ें जो वायरल होती हैं ये थोड़ी एक्सेप्शनल होती है, तभी होती है, नॉर्म नहीं है वो। अगर नॉर्म होता तो हर एक ने देखा होता, एक्चुअल में वायरल देखने की जरूरत ही नहीं थी। बट नहीं, कमिंग बैक टू इन्फो एज, ये हम लोग ने स्टॉक आइडेंटिफाई किया था मेरे ख्याल से तब 1480-1470 की जोन में था, अभी कुछ समय पहले की बात है। ये शादी के सीजन की जब हम बात कर रहे थे। हाँ, ये नहीं एग्जैक्टली मैं बताऊं तो ये जिस दिन स्टेट असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे उसके बाद की बात है, नेक्स्ट डे की बात है। ये था कि इसमें दो चीजें हो रही है, एक तो इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज इन्होंने डेवलप की है, चाहे वो 99 एकर्स हो, जो जीवन साथी वाला जो है जोमेटो है, इन सब में चलन जो है उसका यूज जो है वो इतना बढ़ रहा है कि इसमें ट्रैक्शन जो इतने समय से वेट कर रहे थे वो आएगा। दूसरा जो मेन पोर्टल इनका नौकरी का है, जिस टाइप की जॉब क्रिएशन की जरूरत और केपेक्स हो रहा है उसमें ये वापस इसमें रिवाइवल होगा और नौकरी के मेलर्स आने शुरू हो गए, कॉर्पोरेट्स को वापस पैकेजेस आने शुरू हो गए। ये सब जब होता है तो आप समझ जाते हैं कि इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है बिजनेस लाइन में। सो इन्फो एज माई एक्सपेक्टेशन है ये 2200 के करीब आपको एक आध साल में हो जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं होगी इसके लिए, विच इज़ रफली अबाउट 25-30%। यहाँ से भी अभी भी अपसाइड आपको मिल सकती है। बढ़िया स्टॉक है, पोर्टफोलियो वाला शेयर है। CLSA 2000 के टारगेट्स दे रहा है, करीब करीब 2070 के, और CLSA से आगे हमेशा दीवान साहब रहते ही हैं। तो आप देखिए CLSA ने अब टारगेट्स दिए हैं एक्सिस बैंक के 850 के, और यहाँ पर आपको पहले ही वो टारगेट सब मिल चुके हैं। तो ब्रोकरेज हाउसेज फॉलो कर, ये कहना सही है ना सर, ब्रोकरेज हाउसेज फॉलो कर रही हैं? आई थिंक आवाज़ के जो दमदार जो आपके जो वो रहती है, पैनल रहती है और जो रिसर्च रहती है, और खास कर रजत बोस ने मुझे याद है सही किया था, तो कोई ना कोई एटलीस्ट कुछ स्टॉक्स पे जो पैनी नज़र रखते हैं तो वहाँ सटीक सलाह आने की पूरी उम्मीद बन जाती है। बिल्कुल, तो लीडर के साथ रहिए और लीडर के साथ रहेंगे तो आपका तो पक्का फायदा होना ही है। और